गरीब दादी पोती की हैप्पी होली। चाची छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जब तुझे मैंने कहा था कि मेरे आने तक सारे बर्तन धुल जाने चाहिए तो तूने बर्तन क्यों नहीं धोए? सुलेखा बहू, छोड़ दे शालू बिटिया को। मैंने ही उसे मना किया था बर्तन धोने को। कल इसकी परीक्षा है ना, इसलिए मैंने इसे पढ़ाई करने के लिए भेज दिया था। अच्छा, तो इस मुसीबत की जड़ पढ़ाई है। सुलेखा शालू को जमीन पर धक्का देकर उसके कमरे से जाकर उसकी किताबें और स्कूल का बस्ता बाहर लाकर किचन से मिट्टी का तेल लाकर किताब पर छिड़कने लगती है। ये तू क्या कर रही है बहू? मेरी पोती की किताबों को छोड़ दे। नहीं, आज तो मैं इसकी किताबों को जलाकर ही रहूंगी। अपनी इन किताबों की वजह से ही घर के काम नहीं करती है ना तू। अब जब किताबें ही नहीं रहेंगी तो ये पढ़ाई कैसे करेगी? नहीं चाची, मेरी किताबों को मत जलाओ। मैं घर के सारे काम करूंगी, पर मेरी किताबों को मत जलाओ। सुलेखा शालू और सोमवती की एक नहीं सुनती और उन दोनों के सामने सारी किताबों को जला देती है और वहां से चली जाती है। अपनी किताबों को अपनी आंखों के सामने जलता देख शालू बहुत रोती है। नहीं मेरी बच्ची, मत रो। किताबों में माँ सरस्वती होती हैं और जलाने की सजा इसको मिलकर ही रहेगी। दादी, माँ पापा चाहते थे कि मैं एक दिन पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बनूं, लेकिन अब तो मेरी किताबें ही चाची ने जला दी। अब मैं कैसे पढ़ूंगी? सोमवती के बेटे अर्जुन और बहू यामिनी की 1 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। अपने भैया भाभी की मृत्यु के बाद चरण और उसकी पत्नी सुलेखा ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया था और सोमवती और शालू पर अत्याचार करने का दोनों एक मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन शालू जब टीवी साफ कर रही होती है तो गलती से टीवी गिरकर टूट जाता है। टीवी के गिरने की आवाज सुन सुलेखा बाहर आती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा टीवी तोड़ दिया? नहीं चाची, ये मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, गलती से गिर गया। सुलेखा किचन में जाती है और एक बड़ा सा डंडा उठाकर शालू को बेरहमी से मारने लगती है। चाची छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शालू की रोने की आवाज सुन सोमवती वहां भागी भागी आती है। बहू, ये तू क्या कर रही है? छोड़ मेरी पोती को, छोड़। सोमवती को बीच में आता देख सुलेखा दोनों दादी पोती को डंडे से बहुत बुरी तरीके से मारने लगती है और मार मार के उनके दोनों का शरीर लाल कर देती है। बस बहुत हुआ, अब इस घर में मैं तुम दादी पोती को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल जाओ मेरे घर से और कभी मुझे अपनी ये मनहूस शक्ल दोबारा मत दिखाना। सुलेखा दोनों दादी पोती को घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद अब दोनों दादी पोती दर्द से करहाते हुए सड़कों पर बेसहारा होकर भटकते हैं। दादी, बहुत दर्द हो रहा है और भूख भी लगी है। मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ तुझे अभी बहुत भूख लगी होगी, लेकिन मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है जो मैं तुझे कुछ खिला सकूं। दादी, वो देखो वहां पर, अगर उस ढाबे में हमें कुछ काम मिल गया तो हम 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं। चलो दादी, हम वहां चलते हैं। दोनों दादी पोती उस ढाबे के मालिक के पास जाती हैं और उससे काम मांगने लगती हैं। अरे अम्मा, आप इस उम्र में भला मेरे ढाबे पर क्या काम करेंगी? और बेटा तुम तो बहुत छोटी हो, मैं तुम्हें क्या काम दूंगा? भाई साहब, हम दोनों दादी पोती का दुनिया में कोई भी नहीं है। भगवान के लिए हमें कुछ काम दे दीजिए, अब आपका ही सहारा है हमें। अंकल प्लीज हमें कुछ काम दे दो, हमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मेरे ढाबे पर आप दोनों को देने के लिए कोई काम तो नहीं है, लेकिन अम्मा आप मेरे ढाबे पर झूठे बर्तन धो सकती हैं। इसके बदले में मैं आपको कुछ पैसे और 1 वक्त का खाना दे दिया करूंगा। और बेटा तुम, मेरा एक दोस्त है जो अखबार बेचने का काम करता है। अगर तुम सुबह सुबह लोगों के घर घर जाकर अखबार बेच सकती हो तो उसके बदले वो तुम्हें कुछ पैसे दे देगा। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान करे आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी ना हो।
ढाबे का मालिक अमरजीत उन दोनों दादी पोती की हालत देख उन्हें अपनी एक छोटे से ढाबे के पीछे बनी झोपड़ी में रहने के लिए दे देता है, जिसके बाद अब दोनों दादी पोती उस झोपड़ी में रहती हैं और अपना काम करके 2 वक्त का खाना खाती हैं। ऐसे ही समय गुजरता है। एक दिन जब शालू अखबार बेचकर घर आ रही होती है कि तभी वो रास्ते में देखती है, आज इस बाजार में इतनी चहल पहल क्यों है? सारी दुकानों पर इतने सारे गुलाल, पिचकारी और तरह तरह की मिठाइयाँ क्यों बिक रही हैं? मम्मी मम्मी मुझे वो वाले पिचकारी चाहिए और ये वाले बलून्स भी। भाई साहब, मेरा बेटा जो जो मांग रहा है वो सब उसे दे दीजिए। मम्मी मुझे ये तीनों फ्रॉक चाहिए। ये वाली मैं होली के दिन पहनूंगी, ये वाली होलिका दहन के दिन, और ये वाली जब हम लोग पूजा करेंगे तब। मम्मी मुझे ये वाले गुलाल चाहिए और ये वाले बलून्स भी। इस बार तो मैं अपने दोस्तों के साथ जमकर होली खेलूंगा। भाई साहब, ये सब पैक कर दीजिए। सभी बच्चों को अपने माता पिता के साथ गुलाल, पिचकारी, कपड़े खरीदता देख शालू कहती है, लगता है होली आने वाली है, इसलिए सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ होली के लिए रंग, पिचकारी और कपड़े ले रहे हैं। अगर आज मेरे माँ पापा जिंदा होते तो मैं भी उनके साथ ऐसे ही होली के लिए सामान ले रही होती। ये कहते हुए बेचारी शालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने माँ बाप के साथ बिताए गए पुराने कुछ पलों को याद करने लगती है। मम्मी मुझे ये वाली पिचकारी नहीं, वो वाली पिचकारी चाहिए और वो वाले गुलाल भी। मेरी बेटी ने जो जो कहा है वो सब पैक कर दीजिए। देखो मैं शालू बिटिया के लिए कितनी सुंदर फ्रॉक लेकर आया हूँ। इसमें तो मेरी बिटिया बिल्कुल परी लगेगी। ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर है, अब तो मैं होली के दिन इसी फ्रॉक को पहनूंगी। सच कहा है किसी ने कि माँ बाप की कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। बेचारी नन्ही सी शालू बीच बाजार में खड़े होकर रोने लगती है। जैसे तैसे करके शालू अपने आंसू साफ करती है और अपने घर की तरफ बढ़ती है। ये तभी शालू को बहुत अच्छी खुशबू आती है। अरे वाह, ये तो गुजिया की खुशबू है। हर साल माँ मेरे लिए होली पर ढेर सारी गुजिया की मिठाइयाँ बनाती थी और प्यार से मुझे अपने हाथों से खिलाती थी। माँ पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे और दादी को आपकी बहुत याद आती है। शालू उदास होकर अपने घर आ जाती है और आंगन में बैठ जाती है कि तभी वहां उसकी दादी आती है। क्या हुआ मेरी बिटिया रानी को? आज इतनी उदास क्यों है? जब मैं बाजार से आ रही थी तो सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ होली के लिए पिचकारी, रंग, गुलाल, गुब्बारे, मिठाइयाँ, कपड़े सब खरीद रहे थे। अगर आज माँ पापा जिंदा होते तो मैं भी उनके साथ होली का सामान खरीद रही होती। बस इतनी सी बात मेरी बिटिया रानी को, होली खेलनी है ना, मैं हूं ना, मैं और मेहनत करूंगी और अपनी गुड़िया रानी के लिए ढेर सारे रंग और पिचकारी खरीद के लाऊंगी। दादी माँ, बहुत बूढ़ी हो चुकी हो, आपको ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। होली ही तो है, क्या हुआ अगर मैं इस साल होली नहीं खेलूंगी? आप अंदर आ जाइए, मैं जल्दी से आपके लिए रोटी बनाती हूँ। अपनी 7 साल की नन्ही सी पोती के मुंह से इतनी समझदारी की बात सुन सोमवती को बहुत हैरानी होती है। अपनी पोती की होली खेलने के अरमान को पूरा करने के लिए अब सोमवती ढाबे पर जूठे बर्तन धोने के साथ साथ मंदिरों के बाहर बैठकर मंदिर में आ रहे लोगों के जूते चप्पल साफ करती है। लेकिन एक दिन शालू अपनी दादी को ये सब करते हुए देख लेती है। दादी, ये आप क्या कर रही हो? मेरी बच्ची, तुझे होली खेलनी थी ना, इसलिए मैं यहाँ पर लोगों के जूते चप्पल साफ कर रही हूँ, ताकि मैं तुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस गुलाल लाकर तो दे सकूं। नहीं खेलनी मुझे ऐसी होली जिसमें मेरी दादी को लोगों के जूते चप्पल साफ करने पड़े। शालू अपनी दादी को घर ले जाती है और 2 दिन गुजर जाते हैं और आज होलिका दहन होता है, जिसे देखने के लिए दोनों दादी पोती और लोगों के साथ रोड पर जाकर बैठ जाती हैं और होलिका को जलता देखती हैं। इसी के साथ दोनों की आंखों में गम के आंसू भी होते हैं। दोनों दादी पोती होलिका दहन देख ही रही होती हैं कि उनके पास तभी गरीब लोगों को सामान देते हुए हाथों में होली का ढेर सारा सामान लिए 2 पति पत्नी आते हैं। सुनिए, आप कौन? ये मेरा नाम रंजीत है और ये मेरी पत्नी आंचल। हम दोनों हर साल होली के त्योहार पर जरूरतमंद लोगों की होली के लिए कुछ सामान देते हैं।
इसमें होली के कुछ कपड़े, गुलाल, मिठाइयाँ, पिचकारी और खाने पीने का सामान है। ये लीजिए। भगवान किस किस रूप में आकर हमारी मदद करते हैं, ये आज मैंने देख लिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आंचल, रंजीत, सोमवती और शालू को सामान देकर चले जाते हैं, जिसे लेकर अब दोनों दादी पोती बहुत ज्यादा खुश होती हैं और आज होली का दिन होता है। हैप्पी होली दादी। हैप्पी होली मेरी बच्ची। हमारे चेहरे की तरह ही हमारी जिंदगी में ये रंग बिरंगे रंग आ जाएं और हमारी जिंदगी को भी रंगीन कर दें। दोनों दादी पोती खुशी खुशी एक दूसरे के साथ होली खेलती हैं और सारे गमों को भूल जाती हैं। इस तरह से दादी पोती की हैप्पी होली हो जाती है। फिर ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। शालू और सोमवती अपनी झोपड़ी में बैठकर खाना ही खा रही होती हैं कि तभी वहां वही दोनों पति पत्नी आंचल और रंजीत आते हैं। आप लोग, उस दिन तो आप लोगों से बात नहीं कर पाए, लेकिन आज हम लोग आपसे बात कर सकते हैं। हमें आप लोगों के बारे में पता चला कि आप किन परेशानियों में रह रहे हैं। हम लोग एक संस्था चलाते हैं जिसमें बूढ़े लोग, अनाथ बच्चे और बेसहारा लोग रहते हैं। अगर आप दोनों दादी पोती हमारी संस्था में रहेंगे तो आपको वहां कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। सरकार की तरफ से ही आपकी सारी चीजों का ख्याल रखा जाएगा और इस बच्ची को भी स्कूल में भेजा जाएगा। क्या सच में मेरी पोती पढ़ सकती है और अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सकती है? जी। रंजीत और आंचल की बात सुन सोमवती और शालू बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद अब दोनों दादी पोती उन दोनों पति पत्नी के साथ उनकी संस्था में जाकर रहती हैं, जहां सोमवती बिना कोई काम करे आराम से अपनी जिंदगी जीती है। वहीं शालू संस्था की मदद से दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करती है और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने में लग जाती है।